Hello everyone, this is Meenakshi Rana. In this video, I am going to teach you remaining part of chapter 4, the Delhi Sultans, history of class 7th. Firstly, we will discuss about Muhammad bin Tughlaq, 1325 to 1351 AD. Muhammad bin Tughlaq was a scholar of mathematics, philosophy, astronomy, logic, medicine and physical science. He was a great poet and a good orator also, but all his qualities failed in his practical life. He was a strange man. मोहम्मद बिन तुगलक गणित, दर्शन शास्त्र, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, चिकित्सा और भौतिक विज्ञान इन सब का विद्वान था। वह एक महान कवि और अच्छा वक्ता भी था। उनके सभी गुण उनके व्यवहारिक जीवन में नहीं थे। वह स्ट्रेंज मैन था। वह धार्मिक आउटलुक में उदारवादी था। फिर भी उनके विचार तर्कसंगत नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए जाना जाता है, बट ये योजनाएं फेल हो गईं क्योंकि उनका जो जजमेंट होता था वो ठीक नहीं था। इसलिए कुछ इतिहासकार उन्हें आधा पागल भी कहते थे। लेकिन सामान्य रूप से आधुनिक इतिहासकारों को लगता है कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था और उनके विचार से वह समझदार और तर्कसंगत था। वह किसी भी प्रॉब्लम का यूनिक सॉल्यूशन निकालता था, लेकिन ये अपने समय में आगे बढ़े और लोगों का विश्वास जीतने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप उसके सभी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज टैक्सेशन इन दोआब। In order to get more money for his military expeditions, Muhammad bin Tughlaq increased the land revenue in the fertile area of Doab to half of the produce. But due to the failure of rain, the peasants were not in a position to pay such heavy revenue. अपने सैन्य खर्च के लिए अधिक पैसा पाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के फर्टाइल एरिया में लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया। कुल उपज का आधा हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था, लेकिन बारिश की कमी के कारण किसान इतना ज़्यादा कर देने की पोजीशन में नहीं थे। कभी कभी तो बारिश की कमी के कारण अकाल भी पड़ जाता था, मीन्स भूखमरी भी हो जाती थी। किसानों को खाने को भी नहीं मिलता था। फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अधिकारियों को किसानों से किसी भी तरह टैक्स लेने का आदेश दिया। कई किसानों को अरेस्ट किया गया और उन्हें पनिश भी किया गया। उनमें से कई भाग गए और कई भूखमरी के कारण मर गए। जब इसके बारे में पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भूमि बंजर हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल 1326 to 27। Muhammad bin Tughlaq decided to shift his capital from Delhi to Devgiri in the south and he named it as Daulatabad. It was supposed to be nearer to the center of the country. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दक्षिण में देवगिरी में ट्रांसफ़र करने का फैसला किया और उसने इसका नाम दौलताबाद रखा। यह कंट्री के सेंटर के पास था। उसका प्लान गुड था, बट उसको दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमणों का आइडिया नहीं लगा और वह दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण को कंट्रोल नहीं कर सका। इसलिए एक साल बाद ही मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को वापस दिल्ली ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। दक्षिणी राज्यों ने इसे सुल्तान की ओर से कमजोरी का संकेत माना। इसके तुरंत बाद डेक्कन में 2 स्वतंत्र राज्य बने, जिनका नाम था बहमनी और विजयनगर। नेक्स्ट पॉइंट, टोकन करेंसी इन 1330 AD। The failure of the above two plans and too much generosity of the Sultan caused a heavy loss to the treasury, but he was badly in need of money. उपरोक्त 2 प्लान्स के फेल होने के कारण राजकोष को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी। इस उद्देश्य के लिए उसने तांबे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य सोने या चांदी के समान था। अदर प्लान्स की तरह उसका ये प्लान भी फेल हो गया। लोगों ने अपने घरों में तांबे के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। फिर ये हुआ कि सोने और चांदी की मुद्रा मार्केट से गायब हो गई, क्योंकि जाली सिक्कों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था और वे आसानी से प्रचलन में आ गए। व्यापार में एक ठहराव सा आ गया और राज्य पहले की तुलना में गरीब हो गया। एज अ रिजल्ट ये रहा कि
सुल्तान को अपनी योजना वापस लेनी पड़ी और उन्हें खजाने से तांबे के सिक्कों के बदले में सोने और चांदी के सिक्कों का भुगतान करना पड़ा। अदर विजनरी प्लान्स। मोहम्मद बिन तुगलक planned two expeditions, one to Karachi, Kangra Hills and the other to Persia. But both these expeditions failed due to his own poor judgment. मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 अभियान की योजनाएं बनाई, जिनमें से एक थी कराची और दूसरा पर्सिया। लेकिन ये दोनों अभियान उसके खराब फैसले के कारण फेल हो गए। इन विफलताओं से जीवन का भारी नुकसान हुआ और राजकोष को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा मंगोलों ने भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। वे 1328 एडी में दिल्ली के गेट पर पहुंच गए। उनका सामना करने की बजाय मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें पीछे हटने के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान किया, लेकिन इसका अच्छा प्रभाव पड़ा और उनका आक्रमण लगातार कम होता गया। इन सभी फेलियर रिजल्ट के कारण साम्राज्य की प्रतिष्ठा की वैल्यू बहुत कम हो गई। दुर्भाग्य से मोहम्मद की अधिकांश नीतियां गलत हो गईं और उसने धीरे धीरे नोबल्स और उलेमाओं का सपोर्ट ही नहीं खोया, बल्कि आम लोगों का भी समर्थन नहीं मिला। उलेमा जो थे वो इस्लामिक शिक्षा के विद्वान थे और वो जनरली रूढ़िवादी होते थे। नेक्स्ट पैरा। The Mongols under Genghis Khan invented Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में नॉर्थ ईस्ट ईरान में ट्रांसोक्सियाना पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत को जल्द ही इसका सामना करना पड़ा। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के हमले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में और मोहम्मद तुगलक के शुरुआती वर्षों में बढ़ गए थे। दिल्ली में एक बड़ी स्थायी सेना को जुटाने के लिए दोनों शासकों को हटा दिया गया, जो कि प्रशासनिक चुनौती थी। नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स, डू यू नो इट इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच कंट्रोल्स द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यह भारतीय रिजर्व बैंक है जो अर्थव्यवस्था में धन के संचलन को नियंत्रित करता है। आरबीआई का मूल उद्देश्य नोट जारी करना, देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को बनाए रखना और आरक्षण को बनाए रखना होता है। आरबीआई देश की आर्थिक संरचना को बनाए रखता है ताकि मूल्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक विकास भी प्राप्त कर सके। लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डील्ड विद दिस। Firstly, we will discuss about अलाउद्दीन खिलजी। 1299 से 1300 और 1302 से 1303 में दिल्ली पर 2 बार हमला किया गया। उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी आर्मी खड़ी की। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी, एक नए गैरिसन टाउन का निर्माण किया। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों की सैलरी इकताज की बजाय कैश में देना पसंद किया। सोल्जर्स दिल्ली में व्यापारियों से अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते थे और व्यापारी प्राइसेस बढ़ाते रहते थे, इसलिए अलाउद्दीन ने प्राइसेस फिक्स कर दिए थे और जो व्यापारी उन प्राइसेस के अकॉर्डिंग सामान नहीं बेचते थे उन्हें पनिश किया जाता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन का प्रशासनिक सिस्टम सफल रहा। उसे बाज़ार में मूल्य नियंत्रण और माल की आपूर्ति के लिए जाना जाता है और उसने मंगोल आक्रमणों के खतरों का सफलतापूर्वक सामना किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के शुरुआती वर्षों में सल्तनत पर हमला किया गया था। मंगोल सेना हार गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी आर्मी पर भरोसा था, इसलिए ट्रांसोक्सियाना पर हमले की योजना के लिए मोहम्मद तुगलक बेफिक्र था, इसलिए उसने एक बड़ी आर्मी खड़ी की। नेक्स्ट, एक नए गैरिसन टाउन का निर्माण करने के बजाय दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराना दिल्ली कुहना को अपने निवासियों और सैनिकों को वहां से हटा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद तुगलक भी अपने सोल्जर्स को सैलरी कैश में दिया करता था, लेकिन प्राइसेस को कंट्रोल करने की बजाय उसने एक टोकन करेंसी का यूज़ किया था, जो एक पेपर करेंसी की तरह था, जो सोना और चांदी नहीं बल्कि सस्ती धातु से बना था। 14वीं सेंचुरी के लोगों को इस करेंसी पर विश्वास नहीं था।
वे बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने अपने सोने और चांदी के सिक्कों को सेव किया और सभी टैक्सेस को देने के लिए टोकन करेंसी का यूज़ करते थे। यह सस्ती मुद्रा आसानी से नकली हो जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फेल था। कश्मीर में अभियान एक आपदा थी। फिर उसने ट्रांसोक्शियाना पर आक्रमण करने की योजना को त्याग दिया और बड़ी सेना को भंग कर दिया। दौलताबाद में लोगों के स्थानांतरण से नाराज़गी थी। गंगा यमुना वाली एरिया में टैक्स और भुखमरी बढ़ने से व्यापक विद्रोह हुआ। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। In this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. मोहम्मद तुगलक की विफलता की लिस्ट में हम कभी कभी यह भूल जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार इसने ही मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने का अभियान चलाया था। अलाउद्दीन के रक्षात्मक उपायों के विपरीत मंगोलों के खिलाफ सैन्य अपराध के एक भाग के रूप में मोहम्मद तुगलक के उपायों के बारे में विचार किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इब्राहिम लोधी 1517 to 1526 AD. After the death of Sikandar Lodi, the founder of Lodi dynasty, his son Ibrahim Lodi sat on the throne of Delhi in 1517 AD. He was the last ruler of Delhi Sultanate. सिकंदर लोधी की डेथ के बाद 1517 में उसका बेटा इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना। वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। उसका नेचर बहुत कठोर और क्रूर था और वह अपने नोबल्स और रिलेटिव्स के प्रति भी कोई सिंपैथी नहीं रखता था। यहाँ तक कि उसके भाई जलाल लोधी ने खुद को जौनपुर का सुल्तान घोषित किया, लेकिन वह हार गया। इसी तरह दरिया खान बिहार में इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ तक कि आलम खान अपने अंकल बाबर के पास गया जो अफ़गानिस्तान में था और उसे दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बोला। बाबर ने 1526 AD में पानीपत की फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इब्राहिम युद्ध के मैदान में मारा गया। इस प्रकार लोधी डायनेस्टी का अंत हो गया और फिर बाबर ने 1526 AD में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। Now we will see administration under Delhi Sultanate. The Sultan was considered as the head of the Delhi Sultanate. His word was regarded as the law. He was also the chief executive, the highest judicial authority and the commander-in-chief of the army. सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का हेड माना जाता था। उनके शब्द को कानून माना जाता था। मीन्स जो भी वो कहते थे वो ही सब लोग मानते थे। सुल्तान ही प्रमुख अधिकारी होता था और आर्मी का कमांडर होता था। इस प्रकार वह एक पूर्ण शासक होता था। वह खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का हिस्सा मानता था। उसको चीफ काजी जो थे वो एडवाइस करते थे। जो अधिकारी होते थे वो सभी रिकॉर्ड्स बनाए रखते थे और लगान भी कलेक्ट करते थे। वजीर प्रशासन में मुख्य व्यक्ति होता था और वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता था। बख्शी सेना का पे मास्टर था। काजी चीफ जज थे। वह धार्मिक मुद्दों पर सुल्तान को सलाह देते थे। इसके अलावा कई अन्य अधिकारी भी होते थे जो अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते थे। मुस्लिम्स के मामले में जस्टिस पवित्र कानून पर आधारित था। सुल्तान हिंदुओं को पारंपरिक कानूनों में इंटरफेयर नहीं करता था। हिंदुओं को पंचायत में उनके मामलों को निपटाने की परमिशन होती थी। सुल्तान का प्रशासन सभी स्टेट्स में एक सा था। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। The provinces were divided into 6 and 6 were divided into parganas or group of villages. पूरी एम्पायर को कई प्रांतों में डिवाइड किया जाता था और प्रांतों को 6 में डिवाइड किया जाता था और 6 को गांव के समूहों के लिए परगनों में विभाजित किया जाता था। शहरों को सेक्टर्स में डिवाइड करते थे। प्रत्येक शहर में 2 अधिकारी होते थे जो चीफ सिटी एडमिनिस्ट्रेटर के रेस्पॉन्सिबल होते थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी यूनिट होती थी और पटवारी और मुशरिफ या लेखाकार गांव के मुख्य अधिकारी होते थे। गांव अपने कार्यों की पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते थे
और जो गांव के प्रशासन का हेड होता था उसे मुकद्दम या हेडमैन कहते थे। Now look here students, let us compare the present political structure with that of the Sultanate period. दिल्ली सल्तनत एंड इंडिया। दिल्ली सल्तनत में प्रोविंसेस कहते थे और इंडिया में स्टेट्स। डिस्ट्रिक्ट को शिक्स कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में, जिला परिषद को परगनाज कहते थे और ब्लॉक समिति को विलेज कहते थे। Now students, we will discuss Ikta system. The Iktadari was a unique type of land distribution and administrative system evolved during the Sultanate period. Under the system, the whole empire was divided into several large and small tracts of land called the Iktas. इक्तादारी एक अलग प्रकार का भूमि वितरण था। सल्तनत काल में प्रशासनिक सिस्टम डेवलप हुआ। इस सिस्टम में पूरे साम्राज्य को भूमि के कई बड़े और छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता था, जिसे इक्ताज कहा जाता था, और इन इक्ताज को नोबल्स या अधिकारियों को सौंप दिया जाता था। ये ऑफिसर्स ही उन एरियाज में टैक्स कलेक्शन किया करते थे। इन अधिकारियों को इक्तादार या मुकंती कहा जाता था। प्रत्येक इक्तादार को राजा की तरफ से सेना की टुकड़ी मिलती थी। इक्तादार इक्ता में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखते थे और उन लोगों से लगान वसूल किया करते थे। इसी लगान से सैनिकों की मेंटेनेंस और उनके खर्च भी किए जाते थे। इक्तादार को पर्सनल खर्च के लिए एक निश्चित मनी भी दी जाती थी और जो लगान से शेष राशि बचती थी उसे सुल्तान के पास भेज दिया जाता था। यह राशि फिक्स थी और साल में एक बार भेजी जाती थी। इक्तादार इक्ता की आय और व्यय की डिटेल बनाकर रखता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द सल्तनत पीरियड ब्रॉट टू इंडिया न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर विच वर सून एब्जॉर्ब्ड इनटू एग्जिस्टिंग सेटअप। सल्तनत काल भारत में कला और वास्तुकला का न्यू स्टाइल लेकर आया जो जल्द ही मौजूदा सेटअप में समा गया। सल्तनत ने दो नए आर्किटेक्चरल आइडियाज गुंबद और पॉइंटेड आर्क की शुरुआत की। डोम इस्लामी बिल्डिंग्स में एक महत्वपूर्ण सजावटी संरचना थी और जो पॉइंटेड आर्क होते थे वो पहले देश में बनाए जा रहे आर्क से बिल्कुल डिफरेंट होते थे। लुक एट द नेक्स्ट पैरा। इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मिंगलिंग ऑफ द इंडियन एंड टर्किश स्टाइल्स। The Turks brought with them Arabian and Persian traditions of architecture. भारतीय और तुर्की शैली के मेल के परिणाम स्वरूप कला और वास्तुकला की इंडो इस्लामिक शैली विकसित हुई। तुर्क अपने साथ अरब और फारसी वास्तुकला की परंपराओं को लेकर आए। इस्लामी इमारतों को बनाने में डोम और आर्क्स में भारतीय सजावट और तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। इस पीरियड की प्रसिद्ध इमारतों में से कुतुब मीनार, कुवैत अल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा और तुगलकाबाद में एक किला था जिसका नाम फिरोज शाह कोटला है। ये इंडो मुस्लिम कला और वास्तुकला को दर्शाते हैं। किले सिंपल परंतु मजबूत होते थे। उन्होंने बीम के बजाय दरवाजे और विंडोज़ के ऊपर आर्क्स का निर्माण किया जो मुस्लिम्स के आने से पहले इंडियंस द्वारा उपयोग किया जाता था। उन्होंने बिल्डिंग्स में लंबे और मजबूत टावर भी बनवाए और मीनार